नमस्कार। आज हम बीए प्रथम वर्ष के टॉपिक लोकतंत्र की विशेषताएं चूँकि हम देख चुके हैं, आज हम लोकतंत्र के गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो लोकतंत्र के गुण के बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहली बात कि शासक जन कल्याण के प्रति सजग है। मतलब कहने का अभिप्राय ये है कि लोकतंत्र में सबसे पहला गुण जो लोकतंत्र का माना जाता है वह यह है कि जो भी शासक बनता है लोकतंत्र में, वह शासक जो है वो जनता के प्रति जुड़ा रहता है और जनता के प्रति सजग भी रहता है कि जनता की क्या समस्याएं हैं, किस प्रकार से जनता के लिए और अधिक लोक कल्याणकारी कार्य किस प्रकार से किया जा सकता है। लावेल ने का ये कथन है कि अंत में वही सरकार सर्वश्रेष्ठ है जो मनुष्य की नैतिकता, उद्योग, साहस, आत्मबोध और पवित्रता को दृढ़ बनाए, क्योंकि प्रजातंत्र इन बातों को पूरा करता है, इसलिए वह सबसे अच्छा शासन है। इसलिए प्रजातंत्र का सबसे बड़ा गुण यही है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके नैतिक चरित्र को उच्चता प्रदान करे, यानी जन कल्याण करे, जनता को सार्वजनिक शक्ति प्रदान कर लोकतंत्र उनमें आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न करता है। इसलिए लोकतंत्र का सबसे पहला गुण जो हम मानेंगे वह यही है कि शासक जन कल्याण के प्रति सजग रहे। दूसरे गुण की अगर हम बात करेंगे तो वो है अनुक्रियाशील तथा जागरूक रहते हैं। लोकतंत्र की एक अन्य विशेषता जो मानी जाती है कि लोकतंत्र में जो जनता है वो जागरूक रहती है। जागरूकता से एक तो हर 5 वर्ष में इलेक्शंस होते हैं, चुनाव होते हैं, जिसकी वजह से जो है जनता राजनीतिक रूप से जागरूक रहती है। लोकतंत्र शासन का एक प्रकार ही नहीं बल्कि वह राज्य, समाज, आर्थिक व्यवस्था का भी एक प्रकार है। यह अतः स्वभावतः इसके प्रयोग द्वारा जनता को प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त होती है। राजतंत्र, कुलीन तंत्र के अंतर्गत जनता सार्वजनिक कर्तव्यों के प्रति उदासीन रह सकती है, पर लोकतंत्र में मताधिकार और जन नियंत्रण के कारण जनता स्वाभाविक रूप से ही सार्वजनिक क्षेत्र में रुचि लेने लगती है। इसीलिए बर्न्स इसके बारे में कहते हैं कि सभी शासन शिक्षा के साधन होते हैं, किंतु सबसे अच्छी शिक्षा स्वशिक्षा है। इसलिए सबसे अच्छा शासन स्वशासन है, जिसे कि लोकतंत्र कहते हैं। इसी प्रकार गैटले भी कहते हैं कि लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल, द ट्रेनिंग स्कूल ऑफ सिटीजनशिप, जो लोकतंत्र है वो लोगों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने, जागरूक करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। फिर है जन शिक्षण का सर्वश्रेष्ठ माध्यम। ये भी यही कहना चाह रहे हैं कि जनता को शिक्षा प्रदान करने का लोकतंत्र सबसे सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। फिर है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधार के लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करना, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो और चाहे वो आर्थिक हो। किसी भी प्रकार के जन कल्याण के लिए यह आवश्यक है कि लोगों को समानता, स्वतंत्रता और साथ ही उन्हें अपने जीवन को जीने की, व्यवसाय की स्वतंत्रता, समानता, यही सब प्राप्त होने चाहिए। इसलिए जन कल्याण की साधना के रूप में अगर हम बात करें तो सर्वाधिक कार्यकुशल प्रशासन लोकतंत्र में ही होता है, क्योंकि इसमें सामाजिक, आर्थिक और सुधार से संबंधित कार्य बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। तीसरी बात जो आती है, उच्च कोटि का राष्ट्र चरित्र विकसित करना। किसी भी जो राष्ट्र के लोग होते हैं उनका जो चरित्र होता है उसी से देश के चरित्र का निर्माण होता है। तो सबसे बड़ा गुण जो प्रजातंत्र का माना जाता है वो है लोगों में राष्ट्रीय चरित्र को डेवलप करना। तो राष्ट्रीय चरित्र जब लोगों में डेवलप हो जाएगा तो राष्ट्र में एकता रहेगी, देशभक्ति की भावना होगी, भावना होगी। तो लोकतंत्र में लोगों को इसी प्रकार के राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण किया जाता है। जनता को राजनीतिक शक्ति प्राप्त होने के कारण जनता शासन और राज्य के प्रति एक तरह का लगाव महसूस करती है और निजी लगाव से, इस विचार से देशभक्ति की भावना उत्पन्न होती है और इसी से ही लोगों में राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होता है। तो लोकतंत्र के गुण के अगर हम माने तो इसके अलावा विश्व शांति का समर्थन, स्वतंत्रता और समानता पर आधारित लोकतंत्र, मतलब लोकतंत्र में ये सभी प्रकार के गुण पाए जाते हैं। विज्ञान का श्रेष्ठ प्रोत्साहन, विचार विनिमय और समझौते की भावना का उत्पन्न होना, मनोविज्ञान के अनुकूल,
मनोविज्ञान के अनुकूल भी माना जाता है। इसे जनता का नैतिक उत्थान होता है, इसमें सार्वजनिक सर्वाधिक कार्यकुशल प्रशासन है ये। इस प्रकार से लोकतंत्र के जो गुण हैं उनकी संख्या बहुत अधिक है। फिर हम आते हैं लोकतंत्र के दोष। गुणों के अंदर ही कुछ हमारा अगर छूट गया है तो ये है क्रांति से सुरक्षा प्रदान करना। क्रांति से सुरक्षा प्रदान करने का अभिप्राय ये है कि लोकतंत्र में क्रांति की संभावनाएं बहुत कम होती हैं, क्योंकि क्रांति जब होती है जब कोई शासन बहुत लंबे समय तक चलता है। तो यहाँ जो हर 5 वर्ष में इलेक्शन होते हैं उसकी वजह से शासन अपने आप ही परिवर्तित हो जाता है। तो लोग अगर सरकार बदल देते हैं तो वो भी एक प्रकार से व्यवस्था को चेंज करने का ही काम है। तो क्रांति इस शासन में नहीं होती है। जब शासक वर्ग द्वारा एक लंबे समय तक शासितों पर अत्याचार किए जाते हैं, इस प्रकार से अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए कोई संवैधानिक मार्ग शेष नहीं रह जाता है, तभी क्रांति की संभावना बनती है। तो लोकतंत्र में क्रांति की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि हर एक निश्चित समय में चुनाव होते हैं। तो चाहे तो सरकारें अपदस्थ करके आप नई सरकार का निर्माण करके इस क्रांति के विचार को समाप्त कर सकते हैं। अगली जो विशेषता वो है कि स्वावलंबन और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की भावना का विकास करता है। मतलब लोगों में एक तो स्वावलंबन और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व दोनों ही विचारों को देने वाला जो है वो लोकतंत्र है। शासन कार्यों में जन सहभागिता की व्यवस्था। शासन के कार्य जो हैं उनमें जन सहभागिता की व्यवस्था होती है। जन कल्याण से संबंधित कार्य करते हैं, जनता भी उसमें भागीदार बनती है, इसलिए लोकतंत्र के गुणों में हम इसे भी शामिल करते हैं। फिर हम आते हैं इसके दोष। अगर दोष की बात करें तो टैलीरैंड ने इसे दुष्टों का कुलीन तंत्र कहा है। टैलीरैंड ने इसे दुष्टों का कुलीन तंत्र कहा है। और लुडोविसी इसके बारे में कहते हैं कि प्रजातंत्र मृत्यु की ओर ले जाता है। प्रजातंत्र की आलोचना मुख्य रूप से निम्न तर्कों के आधार पर की जाती है। सबसे पहला है शासन व्यवस्था या विधान को विकृत करने में धन बल का प्रयोग, यानी व्यवस्था को खत्म करने में इसमें धन का जो उपयोग किया जाता है, ये धन का उपयोग जो है वो बहुत ही घातक सिद्ध होता है। तो हम एक तरह से एक बार सैद्धांतिक दृष्टि से देखें तो व्यवहार में लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत अधिक भ्रष्ट हो जाती है। व्यवहार में शासन एक राजनीतिक दल विशेष की इच्छा अनुसार ही किया जाता है। ऐसा देखा गया है कि निर्वाचन में जो लोग सत्तारूढ़ दल से सहायक होते हैं उन्हें शासन की ओर से अनेक प्रकार की सहायता पहुंचाई जाती है। इसके अतिरिक्त जनता के प्रतिनिधि भी लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए भ्रष्ट तरीके अपनाते हैं। जैसे इसे हम मान सकते हैं कि इलेक्शन के दौरान शराब का वितरण, इलेक्शन के दौरान पैसे का वितरण, इलेक्शन के दौरान चीज़ों का वितरण, ये सब जो है धन बल के आधार पर चुनाव जीतने का प्रयास करना, ये इसका एक विकृत रूप है। फिर है राजनीति को कमाई का पेशा करने की तरफ झुका, यानी एक प्रकार से हम पेशेवर राजनीतिज्ञ की तरफ जहाँ बढ़ रहे हैं कि जिन्होंने इसको एक पेशा बना लिया है कि योग्य और उम्मीदवार व्यक्ति जो हैं वो राजनीति में रुचि नहीं लेते हैं। जो एक बार अगर कोई व्यक्ति जीत जाता है तो वो इस प्रकार की व्यवस्था कर लेता है कि वो आगे बार बार वही जीते। तो जो लोगों ने इसे जीविकोपार्जन का तरीका बना लिया है, जिसकी वजह से भ्रष्टता बढ़ती चली जा रही है। वो इन पदों को प्राप्त करने के लिए भ्रष्ट साधनों का भी प्रयोग करते हैं, शक्ति अर्जित करते हैं। इसलिए भारत जैसे ऐसे कई देश हैं जहाँ इस प्रकार से कार्य किया जाता है। फिर है शासन व्यवस्था में अनावश्यक व्यय। अब शासन व्यवस्था में अनावश्यक व्यय का अभिप्राय ये है कि शासन कार्यों के संचालन के लिए बजट कितना बनता है, कितना खर्च होता है और वास्तव में वो कितना कार्य किया जाता है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। उसी से ये पता चलता है कि शासन में जो सार्वजनिक धन और समय है उसका बहुत अधिक अपव्यय होता है। समानता के सिद्धांत का अपव्यय और प्रशासनिक पटुता और योग्यता में उचित मूल्य को न आंका जाना। समानता का जो सिद्धांत है कि सभी को समान दर्जा दिया जाए, ऐसे में अगर कोई राजनीतिज्ञ किसी व्यक्ति विशेष को, जाति विशेष को किसी प्रकार का वादा कर देता है इन चुनावों में, तो वो उनकी पूर्ति के लिए उस समानता के सिद्धांत को भी दूर रखकर उसको हर संभव कोशिश से लागू करने की कोशिश करता है, जिससे समानता के सिद्धांत का ह्रास होता है। दलबंदी और दल संगठन का अद्वितीय दल प्रणाली जो है उसमें
दलों ने भी एक येन केन प्रकारेण किसी भी तरीके से अपने शासन को स्थापित करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो वास्तव में ही बहुत दुखदायी हैं। लोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, राजनीतिक दल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए जिस प्रकार की खरीद फरोख्त करते हैं, ये भी हमें लोकतंत्र में ही देखने को मिलती है। विधानसभा के सदस्यों तथा राजनीतिक अधिकारों द्वारा कानून पास कराते समय वोटों की दृष्टि को रखना और समुचित व्यवस्था को भंग करने के व्यवस्था के भंग को सहन करना। मतलब लोग, वही जो बात मैंने अभी आपको बताई कि लोकतंत्र में जो राजनीतिज्ञ हैं वो तुच्छ हितों के लिए किन्हीं विशेष लोगों को अपने वोटों को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की राजनीति करते हैं। इसलिए इसे मूर्खों का शासन भी कहा जाता है। ये जो है यूरोप के प्रसिद्ध विद्वान है कार्लियल, जिनका कहना है कि विश्व में एक योग्य व्यक्ति के साथ लगभग 9 मूर्ख होते हैं। सभी को समान राजनीतिक शक्ति देने का परिणाम मूर्खों की सरकार की स्थापना होती है। इसलिए लैकी निर्धनतम, अनभिज्ञतम और अयोग्यतम लोगों की सरकार लोकतंत्र को कहते हैं। इस प्रकार से लोकतंत्र जो है उसके गुण और दोष के बारे में हमने चर्चा की। और तो हमें गुण की तुलना में अगर देखे जाएं तो दोष भी कोई कम नहीं है। अगर शासन सही रूप से नहीं चल रहा है तो लोकतंत्र जो है वो भीड़ तंत्र बनकर रह जाता है। नमस्कार।